किसी ने सही कहा है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी वजह से जूम और फेसबुक ने डिसाइड किया कि आज वो बात नहीं करेंगे, तो मैं बिना जूम के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम सुशील मेहरोत्रा है, मैं एनएलपी मास्टर ट्रेनर हूँ और वैसे मैं इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन। कोई 20 साल एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एज एन लीडरशिप पोजीशन काम करने के बाद मैंने 2005 में डिसाइड किया कि मैं लोगों के साथ काम करूंगा। तो तब से मैं एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ एनेबलर, एज अ फ्रेंड लोगों के साथ काम करता रहा। सबसे पहले मैं कपिल जी का और प्रज्ञा योगा अलायंस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनका आभार है कि उन्होंने मुझे आपसे मिल के आपसे बात करने का अवसर प्रदान किया। आज का टॉपिक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बेसिक सा है और वो है माइंड। मैं अपने प्रोजेक्ट में कहानी सुनाने के जाना चाहता हूँ। एक दो तीन कहानियां मैं शायद आज के सेशन में भी आपसे शेयर करूंगा। उनमें भरोसा है कि आपको पसंद आएगी। पहली जो कहानी मेरे को याद आती है वो एक बहुत पुरानी कहानी, एक तीरंदाज की, एक आर्ट की, धनुर्धर। तो एक आर्चर थे, ही वाज वेरी फेमस। बहुत उन्होंने अचीव किया था, जगह जगह देश विदेश में प्रतियोगिताएं जीती थी, सर्वश्रेष्ठ आर्चर उन्हें बोला जाता था और उन्हें अपनी इस उपलब्धि पे बड़ी खुशी भी थी, काफी यूज्ड टू फील वेरी प्राउड। तो एक दिन ऐसे ही बात करते करते किसी ने उन्हें बताया कि दूर कहीं पहाड़ी क्षेत्र में कोई एक गुरुकुल है और उसके जो एक आचार्य है वो बहुत ही बेहतरीन धनुर्धर है। तो पहले तो उससे उसे लगा कि यार ऐसे कैसे होते, जब तक मैं अपना ना पाऊं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ तो बात बनी नहीं। तो उन्होंने उस गुरुकुल का रुख किया और धीरे धीरे करके वो वहां पहुंचकर पता चला कि हाँ वाकई एक आचार्य हैं जो कि अपने धनुर्विद्या के लिए जाने जाते हैं, इज अ ग्रेट आर्चर। सो वो वहां पहुंचे और आचार्य से मिले और उन्हें चैलेंज किया और आचार्य ने भी अपना तीर कमान उठा लिया और तैयार हो गए। उनके लिए तो ये एक एक्सपीरियंस था। धनुर ने अपना एक तीर कमान पे चढ़ाया और दूर एक पेड़ का निशाना लिया और सटीक निशाने पे तीर जाके लगा और अपनी अचीवमेंट में खुश होते हुए उसने आचार्य की तरफ देखा। आचार्य ने मुस्कुरा के उसका अभिनंदन किया और चल पड़े। जब वो चल पड़े तो उसे पहले तो समझ नहीं आया कि उसे लगा कि शायद आचार्य डर गए हैं या फिर हो सकता है मेरे से मुकाबला नहीं कर रहे, से ज्यादा इंप्रेस हो गए। लेकिन पॉजिटिव थी कि जा कहां रहे, तो वो उनके पीछे पीछे हो गया। आचार्य तेज कदमों से चलते पहाड़ी पर चढ़ते गए। चढ़ते एक जगह पहुंचे जहाँ एक खाई नुमा जगह थी, गॉर्ज, जैसे दो पहाड़ियों के बीच में जगह होती है। कई बार अगर आप कुछ माउंटेनियरिंग की वीडियोस देखें तो उसमें कई बार होता है कि बहुत गहरी एक खाई है और छोटी सकरी होती है कुछ फीट की। ऐसे एक गॉर्ज के पास पहुंचे और उसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मल पतला सा पेड़ की टहनी जैसे ब्रिज बन के पुल का बना हुआ था उन दो गॉर्ज के ऊपर, दो किनारों के ऊपर। आचार्य उस पे चढ़ गए और जैसे चढ़े वो हिल रहा था, बिल्कुल डराने वाला, बड़ा भयभीत करने वाला और नीचे कई 100 फीट गहरी। आचार्य उस पर खड़े हुए और उन्होंने अपना तीर कमान पे लगाया और दूर एक पेड़ कर लिया और सटीक उसमें गया और फिर दूसरे तीर से अपने पहले तीर को बेच दिया और मुस्कुरा के वो वापस उस पेड़ से जमीन पे आ गए। और उसके बाद उन्होंने धनुर्धर को इन्वाइट किया। धनुर्धर ने पहले उनको देखा, फिर पेड़ को देखा और उसके बाद चलना शुरू किया। तो एक कदम चल के जो पेड़ हिला तो उसके पैर टिक गया और पीछे हो गया और वो गुरु की तरफ देखा। आचार्य मुस्कुरा रहे थे और उसे जल्दी ही समझ में आ गया। आचार्य ने कहा, अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो शरीर स्थिर नहीं रहेगा। तो मन के बारे में तो हमने बहुत सुना है, मन माइंड एक ही बात है। एक बहुत पुरानी कहावत है, मेरी माता जी मेरे को अक्सर बोला करती थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
सो माइंड प्लेज द अल्टीमेट रोल। और हम अक्सर बात करते हैं माइंड माइंड माइंड, और बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कई लोगों ने इस बारे में बात की। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसके ऊपर कितने पेपर्स, रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं। मैं क्योंकि एक ट्रेनर हूँ, मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने पर यकीन है। मेरी मान्यता यह है कि ट्रेनर यू नीड टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट्स, जिससे आपके जो ऑडियंस है समझे। तो मैं आज सिंपल तरीके से पेश करूंगा इसे। हो सकता है कुछ लोग को लगे कि अरे ये इतनी गहराई में बात करे, जितनी गहराई में है, तो ठीक है, वो भी चलेगा। तो माइंड है क्या? व्हाट इज माइंड रियली? इज इट a major concept, complicated concept, or is it only simple aspect of concept? तो मैं एक सिंपल को एग्जाम्पल देता हूँ, which helps us understand working of our brain। बहुत ही सिंपल है। तो अक्सर लोग बोलते हैं जैसे आपका कंप्यूटर है वो हार्डवेयर है, और उसमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो कंप्यूटर ब्रेन हो गया और सॉफ्टवेयर माइंड हो गया। तो आपके माइंड जितने जो भी काम कर रहा है वो आपका माइंड मैनेज कर रहा है। तो वर्किंग ऑफ योर ब्रेन इज बेसिकली योर माइंड। सो अब थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। अब माइंड के भी कई एस्पेक्ट्स हैं, और उसे भी मैं सिंप्लीफाई करके ही बात करूंगा कि एक तो माइंड की वो चीजें हैं जिसके बारे में हम सजग हैं, जानते हैं, जिसके बारे में कॉन्शियस है हमसे, और हम अक्सर उसे कॉन्शियस माइंड का नाम दे देते हैं। और उसमें जैसे मैं आपसे बात रहा हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में है कि आप उस कार्य के लिए बिल्कुल कॉन्शियस है, अवेयर है। अब इसके साथ कुछ चीजें हैं अनकॉन्शियस। इसमें कुछ सटल अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स हैं, इसे अचेतन भी बोलते हैं। जैसे आप सांस ले रहे हैं, तो जानते हैं आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, पता है। जैसे ही फोकस करेंगे आपके सांस पे ध्यान चला जाएगा, शायद नोटिस कर पाएंगे आप तेज या किस की सांस ले रहे हैं। आपके दिल की धड़कन, वो भी आपका ब्रेन ही मैनेज कर रहा है, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ माइंड। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका दिल तेज धड़क रहा है, हल्के धड़क। कुछ लोग शायद उस पर ध्यान लगा के उसको मैनेज कर सकते हैं, कुछ शायद नहीं। इसी तरीके से हमारी जिंदगी के कई एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इमोशंस जो पूरा माइंड मैनेज करता है, मेमोरीज वो सारा माइंड मैनेज करता है। तो कुछ लोग ऐसे, जैसे आप, मैंने धड़कन के बारे में पहली बात की, ऐसे ही कुछ लोग माइंड मेमोरीज को मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग काफी सजग होते हैं, काफी कंट्रोल्ड होते हैं, उन्हें मालूम कि किस मौके पे किस तरह की इमोशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं पाते। तो ये सब चीजें माइंड में चलती रहती हैं। तो इसमें जिस चीज के बारे में आप कॉन्शियस हैं उसे अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, जिस चीज के बारे में आप अनकॉन्शियस हैं उसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अच्छा, अनकॉन्शियस माइंड में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, जिसके बारे में हमारे योगियों ने बहुत कहा है, हमारे आचार्यों ने बहुत कहा है, और जो हमारी परंपरा है उसके अंदर तो जितना माइंड के बारे में कहा गया है, समझाया गया है, शायद वेस्टर्न साइकोलॉजी उसके अभी आपस पतंजलि में वृत्ति बोले, और एक ये शब्द है थॉट्स, वृत्ति, काफी इंटरेस्टिंग होता है। मुझे याद पड़ता है हिंदी का शब्द होता है वृत्त, सर्कल को बोलते हैं वृत्त। और सर्कल की एक खासियत होती है कि उसका कोई एंड नहीं होता, वो एक गोल आकृति है और उसका कोई एंड नहीं है, हर तरह से वो चलता ही रहता है। शायद हमारे जो विद्वान पुराने आचार्य थे वो समझ गए थे कि जो ये थॉट्स हैं उनका कोई एंड नहीं है। और वृत्ति का ये एक और शब्द का मतलब है भंवर, जैसे सागर में भंवर बन जाती है, जो कि which sucks everything inside, अगर आप किनारे पे तो वो खींच के अंदर ले जाती है। ऐसे ही जब वृत्ति थॉट शुरू होती है, वो अपने आप में अंदर ही अंदर
खींचती चली जाती है और बन जाते हैं उससे, राइट। और इन थॉट्स के कुछ एस्पेक्ट्स जैसे नीड्स जो है हमारी, वो भी माइंड के अंदर ही डिफाइंड है। और कई बार अब आप आज जैसे मैं सुबह सुबह शाम आधे घंटे में न्यूज देखा हूँ, तो सुबह एक बड़े इंटरेस्टिंग खबर मिली कि कल कुछ शराब की दुकानें खुली और लोग लाइन लगा के उनके ऊपर खड़े हुए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। वो व्यक्ति जो शायद सुबह 2 किलोमीटर चलने में भी आनाकानी करता हो, आज 2 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़ा है। और उनमें कुछ लोगों का इंटरव्यू किया गया, अरे दुकान खुली है तो हमें तो खरीदना ही पड़ेगा। तो ये वृत्ति ही है जो हमें गुलाम बना रही है ऐसी चीज, और हम उसमें फंसे महसूस करते हैं। और इसको ईस्टर्न साइकोलॉजी और वेस्टर्न साइकोलॉजी ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देखा है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में फ्रॉइड, जो कि एक तरीके से फादर ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी में जा सकते हैं, उनका कहना था कि अगर आप माइंड की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो यू वुड बी अफेक्टेड बाय अ पैथोलॉजिकल स्टेट, लाइक मेंटल डिसऑर्डर्स को पैथोलॉजीज कहते हैं। तो उनका यही था कि जैसे अगर आप अपनी इच्छाओं को, अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप किसी न किसी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, परेशानी में फंस जाएंगे। जबकि ईस्टर्न फिलोसोफर्स जो हमारे गुरुजन हुए हैं, उन्होंने बड़ी सावधानी से, साधारणता से ये जान लिया कि इनका कोई अंत नहीं, सर्कल, राइट। तो उसका कुछ अंत नहीं है। और इनका नीड्स के पीछे जितना भागोगे वो कहीं आपको भगाएंगे। मुझे याद पड़ता है स्वामी चिन्मयानंद का एक कोट है, कथन है, और उन्होंने फ्रीडम को एक्सप्लेन किया, बीइंग फ्री को एक्सप्लेन किया। और ये फ्रीडम एक आजकल काफी एक प्रचलित शब्द भी हो गया है, सब लोग फ्रीडम फ्रीडम मांगे। उसके बारे में खैर बहुत बातें हैं, कभी और वक्त मिलेगा, आज वक्त काफी सीमित है तो बात करेंगे। तो उनकी जो फ्रीडम के बारे में कहना है कि नॉर्मली हम समझते हैं कि फ्रीडम इज लाइक डूइंग व्हाटएवर यू वांट, जो मैं चाहता हूँ वो करता हूँ, वो फ्रीडम है। उन्होंने कहा असली फ्रीडम वो नहीं है। असली फ्रीडम है कि आप वो कर पाए या फिर वो ना करें जो आप चाहते हैं। जिस दिन आप इस स्थिति में हैं कि आप अंदर से कुछ चाहते हैं और वो ना करें, उस दिन आप सही मायने में फ्री हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी गुलामी जो है हमारी, वो हमारी माइंड की है। एक और कहानी याद आ रही है, एक प्रेजेंट डे की है, शायद पुरानी भी रही होगी, क्योंकि बहुत सारी कहानियों का यही है कि प्रेजेंट से पास्ट तक वो कंटिन्यू करती हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एस्पेक्ट्स को अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। तो एक प्रोफेसर साहब थे, वो अपनी क्लास में पहुंचे और सारे स्टूडेंट्स बैठे थे। प्रोफेसर साहब जाने जाते काफी क्रिएटिव उनकी लर्निंग टीचिंग टेक्निक्स थी। तो प्रोफेसर साहब के हाथ में रस्सी थी और सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे थे, रस्सी क्या लेके आए। उन्होंने उनकी अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और उनको देख के कहा कि अच्छा मेरे हाथ में क्या है। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि आपके हाथ में एक रस्सी है, देख पा रहे हैं हम। इससे ठीक है। तो प्रोफेसर साहब ने फटाफट उस पर 2-3 गांठें बांध दी और पूछा कि अच्छा आप बताओ अब क्या है। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि ये तो अब भी रस्सी है, आपने गांठें बांधी तो क्या हुआ, रस्सी तो रस्सी ही रहेगी। हाँ, ये बात भी ठीक है। तो अब एक काम करता हूं, मैं इन गांठों को खोलने के लिए मैं रस्सी को तो ये गांठें खत्म हो जाए और उन्हें खींचना शुरू किया। तो एक कि आप इस करके तो गांठों को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो और टाइट हो जाएगी और उन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अगर ये तरीका नहीं है इस गांठ को खोलने का, तो किस तरीके से मैं इन गांठ को खोल सकता हूँ। तो उसने कहा कि पहले हम तो आपको इन गांठों को इस रस्सी को ढीला छोड़ना होगा और इन गांठों को पास से देखना जरूरी है। इसे आप इंस्पेक्ट करिए कि किस तरीके से गांठ लगी और ढीली रस्सी में धीरे धीरे करके जैसे आपने इस गांठ को लगाया था वैसे ही उल्टा करके उस गांठ को खोल पाए। कुछ हमारा मन ऐसे ही चलता है। अक्सर मैं जब लोगों
के साथ काम करता हूँ और एक स्टूडेंट से लेके एडल्ट सीईओ तक कई बार मैं काम कर चुका हूँ। मजे की बात है, सवाल अक्सर एक जैसे हैं, परेशानी जैसी होती है। एक साइकोलॉजी डिसऑर्डर है जिसे शायद आप गूगल में उसके बारे में और जान पाएंगे। आज थोड़ा वक्त की तंगी है। उसे कहते हैं एडीडी, एडीएचडी। डिप्रेशन के बाद एक मोस्ट कॉमन अगर डिसऑर्डर माना जाए तो यही है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक अलग एस्पेक्ट है उसे, और ये काफी जाने माने डिसऑर्डर्स हैं आज के वक्त में। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं फोकस नहीं कर पाता। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं बड़ी इच्छा है पढ़ाई करने की और एग्जाम आ रहे हैं, प्रिपेयर करना चाहता हूँ, किताब के सामने सारे टाइम बैठे रहता हूँ, लेकिन फोकस नहीं कर पाता, मन भटकता है। दोष हम मन पे ही डालते हैं सब कुछ। तो एक बार ऐसी किसी से बात हुई तो मैंने अच्छा कोई गेम खेलते हो? हाँ सर। तो आप जानते हो आजकल बड़ी एक फेमस गेम चल रही है पबजी। जब पबजी खेलते हो तो फोकस हो पाता है? जवाब आप जानते हैं, मुस्कुराहट। और आप सब देखेंगे कि अक्सर जो लोग भी कहते हैं कि मन भटक रहा है या फिर फोकस नहीं हो पा रहा है, कुछ करने बैठो, किताब पढ़ो तो कुछ और याद आता है, कुछ और करो तो कुछ और याद आता है। तो मन का तो ये एक नेचर है, हमारे पुराने शास्त्रों में उसे मंकी माइंड कहा गया है। और आज की स्थिति में मंकी माइंड आज से कई सौ साल पहले था। आज की स्थिति में तो हालत ये हो गई कि आपने अगर मधुमक्खी को देखा हो और कभी अगर आपको मधुमक्खी ने काटा, भगवान ना करे ऐसा भी हो, तो किस तरह से तिल मिला जाते हैं जब ततैया मधुमक्खी आपको काटती है, हड़बड़ा के। तो आप एक मंदिर को इमेजिन करिए जैसे मधुमक्खी ने काटा हो, कितना उछल कूद मचा रहा होगा। तो हमारे मन की स्थिति वो होती है, क्योंकि अब आपके पास कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन है, जो आतताई हो गए हैं एक तरीके से। हर मिनट तो फेसबुक, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और पता नहीं किन किन चीज। तो मन भटकता है कि अरे उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, चलो मैं देखूं कितने लाइक मिले, चलो मैं देखूं किसी का मैसेज नहीं है, व्हाट्सएप, ये सब, यूट्यूब, पता नहीं कहाँ कहाँ मन भटकता है। तो क्या उपाय है इसका? क्या हम इसे रोक सकते हैं? तो हाँ है, क्योंकि अगर आप पबजी खेलते हुए आपका मन नहीं भटकता, अगर आप पबजी खेलते हुए फोकस कर पा रहे हैं, तो आप पढ़ते हुए भी, आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी, जब आप उपयोग कर रहे हैं उसमें भी मन को केंद्रित कर सकते हैं। हमारे ज्ञानियों ने एक और बात समझाई, और हम जैसे एनओपी जो सिखाते हैं तो उसमें भी हम इस बात को बहुत बोलते हैं कि माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम एंड दे अफेक्ट ईच अदर। यानी कभी महसूस भी किया होगा, जब आपके मन में कुछ उत्तेजना होती है, आप एक्साइट या डिस्टर्ब फील करते हैं, उद्वेलित होते हैं, तो आप थोड़ा, आपके शरीर भी उसी तरीके से उद्वेलित हो जाता है या फिर उसी तरीके से एक्साइट हो जाता है। मेरी बहने भी बहुत कुछ सीखा है, काफी सारे मेरे टीचर्स रहे हैं। एक मेरे टीचर्स ने उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से मुझे बताया इमोशन के बारे में। उन्होंने कहा जब ये इमोशन है तो इमोशन का एक सिंपल मतलब है एनर्जी इन मोशन। तो कोई भी इमोशन हो आपके शरीर में, वो एक एनर्जी है जो घूम रही है, कहीं चल रही है। चलिए कर देखिएगा, अक्सर हम जब इमोशंस के बारे में बात करते हैं हम सीधा बोल देते हैं, कहीं नाम दे देते हैं, और ये नाम और ये टाइटल हैं ये हमारे माइंड से आते हैं, मन से आते हैं। हम कहते हैं मैं गुस्सा हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अलग तरीके से। कभी हमने ऑब्जर्व किया है कि जब मैं गुस्सा हूँ तो मुझे कैसे पता चलता है कि मैं गुस्सा हूँ? ये जो गुस्सा है मेरे शरीर के किस भाग में है और
क्या मैं उस भाग को अगर कुछ अलग करूं तो कुछ हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा जैसे आप साइकोलॉजिस्ट के साथ काम किया है तो हम एक्टिविटीज हम देते हैं और इन एक्टिविटीज के अंदर अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं वो कोई जो एंजाइटी हो रही है तो उसे एक कागज का लिफाफा दे दिया जाता है जिसमें वो गहरी गहरी सांस छोड़ना और लेना है। इसी तरीके से आप अगर आप नोटिस करें जब आप एंशियस हैं तो आपकी सांसें तेज चल रही हैं और उस वक्त अगर आप एक क्षण के लिए रुक जाएं और अपनी सांस के ऊपर ध्यान दें, ये सांस को गहरा करके धीरे छोड़ें तो धीरे आप देखेंगे कि एंजाइटी खत्म हो जाती है। क्योंकि माइंड और बॉडी जो है वो कनेक्टेड है और हमारे गूढ़ पुरुषों ने, हमारे जो ज्ञानी थे, जो पुराने एंशिएंट टाइम में थे, उन्होंने इस बात को बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। इसीलिए शायद योग की आया और प्राणायाम आया और उन्हें इन चीजों से ही आप किसी चीज को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही सुंदर एक चीज हमारे साथ है। और आज की तारीख में तो साइकोलॉजी में भी मेडिटेशन को बहुत क्लियरली रिकग्नाइज किया जाता है। तो की तो आपका फोकस भटके तो आप पहले तो रस्सी को खींचिएगा नहीं, रस्सी को ढीला छोड़ दीजिएगा और फिर उस गांठ की तरफ ध्यान दीजिएगा कि वो गांठ पड़ी कैसे और उसी गांठ को आराम से खोल दें। अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं तो शायद किसी से पूछ के, किसी से समझ के आप उसे संभाल सकते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हैं। अब आज की वक्त की बात करें तो जो हमारे साथ हो रहा है, जो चल रहा है आसपास, कई बार मैं सोचता हूँ कि फरवरी में और मई में कितना फर्क आया है। आप एक अलग तरीके की जिंदगी जी रहे थे और अब आप अलग तरीके की जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां चेंज होती हैं, हमेशा चेंज होती हैं और हमारी खासियत यही है कि हम इन सब परिस्थितियों में जीते हैं। हमने अडॉप्ट किया है एक गुफा में रहने वाले इंसान से लेके एक शहरों में घूमने वाले जिन्हें अपनी साइंस को पढ़ा है। आप देखिए साइंस का ही चमत्कार है जो मैं आपके साथ घर में बैठे बैठे भी आपसे कई 100 किलोमीटर दूर कनेक्टेड हूँ। सुरभि जी ने एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछा है और इस बारे में मैं सोच भी रहा था कि क्या मैं लॉकडाउन और कोविड के बारे में बात करूं। और शब्द ये विषय बहुत बड़ा है। तो जी ने कहा कि आई एम रियली स्केयर्ड फॉर माय जॉब ड्यू टू कोविड, डीलिंग विद लॉट ऑफ सेल्फ डाउट ये देखिए मैं आपको कहानी की तरफ दोबारा ये गट है और ये एक नेचुरल है। एंजाइटी जो माइंड है उसका प्राइमरी टास्क है सबसे ज्यादा। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी भी कहा है और फ्रॉइड ने बड़ी बोला कि द प्राइमरी डायरेक्टिव इज सर्वाइवल। तो हम सर्वाइवल से रिलेटेड चीजों में आते हैं और कई बार हम सर्वाइवल को किसी चीजों पे आधारित करते हैं। इसका होना न होना हमारे सर्वाइवल को डिफाइन करता है। और मैं जरूर तो नहीं हूँ लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो पहले नहीं थी और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे नहीं होंगी। ये यथार्थ है, ये सच्चाई है, आप पलट नहीं सकते। This world is dynamic. It's changing all the time. It is evolving all the time. और इस डायनामिज्म के अंदर हमें अपना रास्ता ढूंढना ही है। हाँ, ये पक्की बात है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी चिंताजनक हुई भी है। अभी लॉकडाउन
पहला हुआ तो हमें कुछ उम्मीद थी। मेरी एक और टॉक में तो मैंने उसमें कहा कि अक्सर आप किसी अगर मिलने जाएं और वो व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपको 9-15 मिनट में मिलूंगा, जैसे मेरे को 11 बजे सेशन शुरू करता, तो 9:15 पे बिल आप पहुंचे, क्या कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहे और आप सोचते हैं कि अरे आया नहीं, आपने उन्हें फोन किया, बस 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो पहले जो टाइम आपने उनका इंतजार किया, ये 15 मिनट उससे भी ज्यादा लगते हैं। और उसके बाद 15 मिनट धीरे धीरे बीतने लगते हैं। अगर वो कहे 5 मिनट, हालांकि 5 मिनट 15 मिनट से कम है, लेकिन ये 5 मिनट उस 15 मिनट से भी बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं। और शायद हमारी मनस्थिति कुछ कुछ वैसी ही है कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर पाएंगे। इस वक्त पे एक मैं आपको यही बात कहूंगा कि जो है वो मान के चलिए कि आप पहले भी थे, जो आपके पास अभी पोजीशंस हैं वो पहले कभी नहीं थे, आपने उन्हें अर्जित किया है। और अगर आपका अपने ऊपर भरोसा बना रहेगा तो ये आप दोबारा बना पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने भी बार कहा है कि चिंता नहीं, हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। और जब ऊंचाई धरती है, नीचे की पर आती है, ऊपर की नीचे आती है, कुछ ऐसी समझ। और इसमें अगर कुछ अपन होगा तो कुछ नया भी बनेगा। हम सब ने काफी कुछ डिस्कवर किया है इन पिछले 40-42 दिन में। बहुत सी काबिलियत हमने जानी है अपनी, हमारी नीड्स कितनी है वो हमने जानी है। एक सुकरात की बहुत बढ़िया कहानी है। वो खुद ज्यादा कुछ यूज नहीं करते थे और कम ही रहते थे, यहाँ तक कि वो जूते भी नहीं पहन के चलते थे। लेकिन उन्हें मार्केट जाने का बड़ा शौक था और घूमते रहते थे, देखते थे। तो एक बार उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा कि तुम कुछ खरीदते हो नहीं, लेकिन मार्केट में बड़ा घूमते हो। तो उनका जवाब था, मैं उन सब चीजों को देखता हूं जिनके बिना भी मैं खुश रह सकता हूं। तो वक्त शायद हमारे को वक्त का ताजा वही है और हमारे को वहीं पे लेके जा रहा है। चलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको अवेयरनेस की एक्टिविटी बताई थी। ऐसी ही एक और एक्टिविटी है जिसके बारे में आप बता सकते हैं। आप शायद आपने कभी बचपन में या फिर बाद में कुछ, मैं जब बता था तो काफी कॉमिक्स वगैरह में गेम आते थे कि 2 पिक्चर्स होते थे और आपको बताना होता था कि उनमें 10 डिफरेंसेस हैं। और अक्सर मैं अपने साथ भी खेल खेलता था कि कमरे में बैठे हूँ, बैठे बैठे सडनली कुछ बोल दिया कि अच्छा ये बताओ ये कहाँ है, कुछ लिखा हुआ है या कुछ ना हुआ। और मेरे बच्चे उन्हें ढूंढते थे और अच्छा वो अलमारी के ऊपर लिखा है या पे है। तो वो एक गेम खेलते थे। वैसे कुछ गेम खेलिए आप, ढूंढिए कुछ चीजों का, सामने कुछ देख रहे हैं तो उनपे, मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं तो नॉर्मली जो मेन एक्टर है उस पर तो सब फोकस करते हैं। अब मेन एक्टर के पीछे आप कुछ फोकस करिए, उसके बैकग्राउंड में देखिए क्या क्या है, क्या क्या नहीं। मेरे बैकग्राउंड में आपको काफी कुछ दिख रहा होगा। वैसे आप आज कुछ, और आज ही क्यों, तकरीबन हर रोज आधा घंटा जो आपके सेंसरी सिस्टम्स है, तो आप देख रहे हैं तो आप देखिए कि आप कितने पेड़ देख पा रहे हैं, उनकी पत्तियों को ध्यान दीजिए, उनके तने, उसके तने के रंग को देखिए, फूल के रंग में कितने शेड्स हैं उनको देखिए। आपके साथ में आपके परिवार के कुछ लोग हैं, शायद उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे याद है कई इस बार कुछ साल हो गए, मेरे बेटे ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट मेरे साथ शेयर करी थी और उसमें लिखा था कि अरे कल रात को लाइट नहीं थी तो नेट नहीं चल रहा था, इसीलिए फिर मैं घर वालों से बात करने बैठ गया, काफी अच्छे लोग हैं
इन 40 में हमारे को काफी वक्त मिला है घर वालों के साथ बैठने का, बातें करने का। मेरी आपसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा और गहराई में देखिए। हम जानते हैं और समझ रहे हैं इस भारत सरकार भी इस बात के लिए पूरी तरह से सजग है, इसीलिए उन्होंने एक माइंड से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट की हेल्पलाइन दी है कि अगर क्योंकि हम अंदर से उद्वेलित है, परेशान है। यदि आपको अपना भरोसा है, और यदि की बात ही नहीं होनी चाहिए, आप अपने ऊपर भरोसा है ही, आप हैं अभी, तो ये कॉन्शियसनेस है। इस पूरी सृष्टि के, अब शायद कुछ लोग इसे समझें ना समझें, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस पूरी सृष्टि के निर्माता आप ही हैं। हमारे वेदों में बहुत एम्फेटिकली इस बात को कहा है, तत्वमसि। अगर रचयिता आप हैं तो आप कितने एम्पावर्ड हैं, इसके बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते। ये दो एक्टिविटी से उसके ऊपर अगली बार आपको कोई चिंता हो, जैसे सुरभि ने कहा कि काफी वो चिंतित है, तो सोचिए ये चिंता कहाँ है, और उसी तरह के हिस्से आप फोकस करें, और उसकी जो सेंसेशंस हैं उस पर थोड़ा सा खेलिए और देखिए कैसा लगता है। और दूसरा, अवेयरनेस बढ़ाइए, आसपास थोड़ा फोकस करिए और कुछ चीज़ों को गहराई देखिए। अपने पेरेंट्स को, अपने को, अपने दोस्तों को, हम तो अभी चलिए रहेंगे और चले रहेंगे, उनको ध्यान से देखिए। कुछ एक नई स्किल सीखिए, कुछ लोगों से मिलिए, कुछ लोगों से बात करिए, और देखिए आप कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आपसे आप पूछ सकते हैं। जैसे कुछ खास सोचिए बात आया नहीं है, इस बात भी कुछ सवाल है और आप इसी रिस्पॉन्स डाल सकते कमेंट्स में वक्त वक्त किसी के थ्रू से बात करूँ। और आते आते मुझे एक कबीर जी का बहुत बहुत सुंदर दोहा है, वो याद रहा है। कबीर निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। इस सोच के साथ, इस थॉट के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं, और कभी कहीं हम दोबारा लेंगे और बातें करेंगे।